ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 31 दिसंबर है और हम आप सभी मित्रों को नववर्ष 2021 के लिए शुभकामनाओं के साथ आज की टॉपिक स्वास्थ्य शिक्षा का सेकंड पार्ट चालू करते हैं। मित्रों, ये जो आपका वर्ष 2021 है, आप सभी के लिए एक अच्छी खुशी को लाए और आपका जीवन आनंदमय हो। इस शुभकामनाओं के साथ हम टॉपिक्स को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो हम जैसे कि मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले बताते हैं, फिर क्वेश्चन वाइज सीरीज कराते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य शिक्षा का सेकंड पार्ट, स्वास्थ्य शिक्षा के आयाम। इसके हम जो पार्ट्स हैं उनको बता चुके हैं। ये इसमें एक फिगर के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, व्यवसायिक और शैक्षिक, पौष्टिक, ये जो आयाम हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन सबसे बड़ी संस्था है। इस संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसको हम पूर्व भी बता चुके हैं, अगले पार्ट्स में भी की गई थी। पुलिस का मुख्यालय इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इस संगठन का उद्देश्य कार्य निम्नलिखित है: वैक्सीन का निर्माण करना है, विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए योजना का निर्माण करती है, कुछ छुआछूत के रोगों और उनके रोकथाम के लिए भी प्रयास करती है। मित्रों, ये अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। सामान्य संक्रमण रोग, जो सामान्य संक्रमण से रोग फैलते हैं उनकी हम कुछ विशेषताएं, जैसे किस चीज़ से क्या फैलता है। कुछ रोग शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं जिन्हें महसूस नहीं कर पाते, जैसे रक्त, हड्डियां, आंतरिक अंग आदि। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे सर्दी एक संचारी रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर फैलती है। बचाव क्या है? अस्वच्छता, गंदे पानी का अनुचित निकास, गंदे हाथों का प्रयोग, प्रदूषित वायु एवं दूषित जल। मित्रों, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न रोगों के नाम एवं उनके संप्रति काल। तमाम सारे ऐसे रोग हैं जिनका एक काल होता है, एक टाइम होता है, पीरियड होता है। जैसे छोटी माता जिसको हम कहते हैं, ये 10 से 21 दिन तक रहती है। डिप्थीरिया एक रोग है, ये 2 से 5 दिन तक रहता है। इन्फ्लुएंजा जो जुकाम जिसको कहते हैं, 1 से 2 दिन तक। आंतरिक ज्वर आता है जो 12 से 14 दिन तक लोग होता है। क्षय रोग जिसको हम कहते हैं TB, सप्ताह, महीना, 1 वर्ष। हैजा कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक रहता है। खसरा 7 से 8 दिन तक रहता है। और टिटनेस 4 से 21 दिन, ज़्यादातर लोगों को 10 दिन भी लगते हैं। कुत्ता खांसी जिसको कुकुर खांसिया भी कहते हैं हम, 2 सप्ताह के लिए। एक होता है कंठमाला रोग जिसमें घे की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, थूक लेने में, पानी लेने में थोड़ा मतलब हम असहज महसूस करते हैं। ये लगभग 17 दिन से लेकर 12 से 25 दिन इत्यादि तक होती है। मित्रों, इसकी संक्रमण अवधि क्या है? संप्रति काल के समाप्त होने के पश्चात संक्रमण अवधि की शुरुआत होती है, अतः संक्रमण अवधि संक्रामक काल से भिन्न होता है। अब हम मित्रों ये कहेंगे कि ये जो हमको रोग होते हैं, इनकी रोकथाम, इनकी सावधानियां कैसे क्या करें जिनके कारण हम इन रोगों से अपने आप को बचा सकें। संक्रामक रोग के संकेत की शुरुआत होने पर सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए।
यदि दोनों में सावधानियां नहीं बरती जाएं तो उस स्थान पर महामारी फैल जाती है। अतः व्यक्तियों को महामारी के आरंभ होने पर निम्न बात को ध्यान रखना चाहिए। रोगी को पृथक रहना चाहिए। ये जैसे अभी आया था कोविड-19, तो इसमें भी क्या है, रोगी को अलग रखें। उसके चूँकि संक्रामक रोग है, इसको छुआछूत से बीमारी फैलती है, तो इसको रोगी को अलग रखें जी, उसको अलग उसकी व्यवस्था रखें, खाने पीने से लेकर रहन-सहन तक की। व्यक्तिगत सफाई, हर व्यक्ति अपनी अपनी सफाई रखे, शुद्ध भोजन व जल का प्रयोग करे। इनसे संक्रामक रोगों में से बचाव हो सकता है। संक्रामक रोगों के बचाव व उपचार, व्यक्तिगत सामानों का प्रयोग नहीं करें। फिर रक्त के प्रत्यारोपण से पहले रक्त की जांच करा लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो ऐसा न हो कि उसको दूसरे संक्रमित लोग के रक्त को उसको चढ़ा करके उसको भी बीमार कर दिया जाए। और इंजेक्शन वाली सुई का प्रयोग ना करें, ये भी है, नहीं तो संक्रमण उस ब्लड से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएगा। कुछ प्रमुख घातक संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे एड्स है। एड्स इसका इफिशियंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, इफिशियंसी। तो मित्रों, एड्स के लक्षण हैं पेचिश या दस्त का लगना, लगातार खांसी का होना, पसीना व बुखार आना, ठंड लगना, लसिका ग्रंथि से सूजन होना, उपचार के बाद भी बार बार संक्रमण होना। जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण जो एड्स होता है, एड्स होने के बाद हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें कमी आ जाती है। तो इसकी कमज़ोर हो जाना, बार बार जो एक बार बीमारी हो जाती है तो बार बार वो अटैक करती है। एड्स की रोकथाम, रक्त के प्रत्यारोपण से पूर्व रक्त की जांच करा लेनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसमें एड्स का संक्रमण हो, तो ऐसा न हो कि उसका ब्लड दूसरे सामान्य व्यक्ति के पर चढ़ाया जाए और उसके बाद उसको भी संक्रमण हो जाए। इंजेक्शन के लिए डिस्पोजल सीरीज का प्रयोग करें, एक बार यूज़ करने के बाद उसे फेंक दिया जाए। एड्स के केस की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना। असुरक्षित यौन संबंध, माने कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो सकता है। फिर आता है रेबीज। मित्रों, हम इन क्वेश्चनों को इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सबसे बड़े आवश्यक होते हैं। इनको जानना सबसे ज़रूरी रहता है। रेबीज एक हाइड्रोफोबिया, एक खतरनाक बीमारी है। यह पागल कुत्तों के काटने से होता है, उसके लार से फैलता है। यह एक घातक वायरस संक्रमण है जो कि मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं से फैलता है। रेबीज पशुओं के लार में होता है। कुत्ता, बिल्ली, सियार, इस तरह के तमाम सारे ऐसे जानवर हैं। रेबीज के लक्षण क्या है? कम ग्रेड बुखार होना, 102 फ़ारेनहाइट से कम, काटने के स्थान पर दर्द, बेचैनी, रोशनी से डरना, पानी से डरना, भोजन को निकलने में कठिनाई होना, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर के क्षेत्र में हानि महसूस होना। रेबीज से बचाव हम कैसे करेंगे? हम पशुओं के काटने पर डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए तथा स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना करनी चाहिए। घाव की या कटे हुए स्थान पर साबुन से सफाई करनी चाहिए। रेबीज टीकाकरण का कोर्स डॉक्टर के परामर्श से लेना चाहिए। अब आता है एक मुख्य इम्पोर्टेंट आता है जो सामान्य तौर पर ना किसी के काटने से ना किसी के, कभी कभी कैसे सामान्य व्यक्तियों को हल्की सी चोट लग जाती है या किसी से थोड़ा बड़ा घाव हो जाता है, तो उसमें क्या आता है, टिटनेस का एक घातक बीमारी हो जाती है जो मिट्टी के द्वारा फैलती है। मिट्टी में जीवाणु होते हैं। जैसे ही शरीर का कोई कटा अंग कट जाता है तो उसमें टिटनेस जीवाणु उस घाव पर, कटे हुए स्थान पर मिट्टी के द्वारा पहुंच जाते हैं। फिर मित्रों, हम आपको ये बता दें कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे जानोगे कि हमें टिटनेस हो गया है।
जबड़ा बंद हो जाता है, बहुत घातक बीमारी है ये। सबसे ज़्यादा आपको बता दूं कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करती है। तो इससे क्या हो जाता है कि जबड़ा बंद हो जाता है, मतलब आपकी आवाज़ धीरे धीरे बंद होने लगती है। गर्दन में अकड़न व दर्द होना, बुखार आना, दिल की गति में वृद्धि, माने आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, पसीना आएगा, अब बुलंद रक्तचाप माने रक्तचाप भी बढ़ जाएगा माने। तो मित्रों, टिटनेस के बचाव एवं उपचार, अब हम कैसे क्या करेंगे कि प्रथम दृष्टया मतलब पहले ही उपचार कैसा शुरू करेंगे। इससे बचने हेतु बचपन और गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। हमें जो हमारे पास जो सरकारें हैं वो इस तरह के रोगों के लिए सबसे पहले बच्चों को सतर्क करती हैं। तो गर्भावस्था में ही इस तरह के टीके आते हैं जिनको लगवाना चाहिए। घाव को पानी से धोना चाहिए, अगर कहीं ऐसा लग गया है तो उसको घाव को पानी से बराबर धो लेना चाहिए, मिट्टी का जमाव न हो, इस पर विशेष ध्यान चाहिए। श्वसन यंत्र का होना, इससे सांस लेने में व्यक्ति को सुविधा हो। अगर इस तरह का कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन मशीन रखें और ऑक्सीजन मशीन से उस व्यक्ति को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मांसपेशी रिलैक्स जैसे डाइपेज्म डाइजेपॉम ये दवा है और इससे मांसपेशियों में जो एक हल्की सी नशे जैसा हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इस दवा का सेवन कर सकते हैं। उपचार हेतु पेंसिलिन मतलब कटे हुए स्थान पर पेंसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। इरिथ्रोमाइसिन, निडोजोल सहित एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। ये दवाएं हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको इससे राहत मिलेगी। फिर आता है मलेरिया। ये आप मलेरिया जानते हैं। मलेरिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मैल माने बुरा और एरिया माने वायु। तो आप मलेरिया एक परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा संक्रमित रोग है। व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं और मलेरिया एक परजीवी संक्रमण भी है। प्लाज्मोडियम परजीवी ना ही वायरस है और ना ही जीवाणु है। एक शकल कोशिका माने सिंगल सेल्ड परजीवी है। मानव की लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में और मच्छर के आंत से में पलता है। यह रोग प्रायः वर्षा ऋतु में होता है। आपको बता दें मलेरिया एक रोग है, इसमें बुखार आता है और मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी आप जान ही रहे हैं। आस पड़ोस में जो जल जमाव हो उसको वातावरण से हटाना चाहिए और DDT डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है, इसका छिड़काव करना चाहिए। रोगी को ठंड से बचाने हेतु गर्म कपड़े का प्रयोग भी करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को समय समय पर कामाक्विन और क्लोरोक्विन देना चाहिए। ये दवाएं हैं, इन दवाओं का प्रयोग करने से आपको मलेरिया से राहत मिलेगी। और अगर शरीर का तापमान अधिक हो तो बार बार मतलब रूप में माथे पर पट्टियाँ रखनी चाहिए। अगर ज़्यादा तेज बुखार है तो पट्टियों के द्वारा बुखार को उतारना चाहिए। अब आ गया आपका क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं। ये 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने तपेदिक जीवाणु ट्राइबोक्लोसिस और की खोज की थी। इसके कारण यह रोग फैलता है। यह रोग पौष्टिक भोजन के अभाव में, मतलब अगर आपको उचित पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो इसके अभाव में उचित कैलोरी वाला भोजन न मिलने पर आक्रमण प्रायः फेफड़ों पर होता है। आपको बता दें कि ये जो क्षय रोग होता है जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका संक्रमण जो है प्रायः
किस पर होता है? फेफड़ों पर होता है। माने इसमें सांस लेने में 1 सप्ताह, 1 महीना और 1 वर्ष का होता है। अगर फेफड़ों पर आक्रमण हो गया तो हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें दमा के मरीज हो जाएंगे और इस तरह की बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। किसी भी समय सांसें रुक सकती हैं। मित्रों, तो क्षय रोग के फैलने के माध्यम क्या है? किस कारण जो है क्षय रोग फैलता है? पीड़ित व्यक्ति के जीवाणु, थूक और कफ के द्वारा होना चाहिए। जब जिस व्यक्ति को तो इसमें खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसमें कफ बनती है और कफ बनने से क्या होती है, अगर वो उससे कोई सामान्य व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाएगा तो संभव है कि उस व्यक्ति को भी क्षय रोग होने का आसार रहता है। फिर क्षय रोग के बचाव व उपचार। बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। रोगी को 12 से 18 महीनों तक निरंतर दवाई लेनी चाहिए। व्यक्ति को दूध उबाल कर पीना चाहिए। ये सब व्यक्ति को चाहिए। व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में भी रहना चाहिए। संतुलित आहार अवश्य लेना चाहिए। पराबैंगनी किरणों से दूर रहना चाहिए। अब आपको ये बता दिए, एक नई बात आ गई। पराबैंगनी किरणें क्या हैं? पराबैंगनी किरणें हैं जो आपको धूप में मिलती हैं, धूप से भी मिलती हैं। और अगर इनसे कहने का मतलब है कि अगर ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो उनको ठंड लगेगी, तो धूप की आवश्यकता तो है, लेकिन पराबैंगनी किरणों से बचा के रखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे तो आपको इन जो TB रोग है इसकी दवाओं के लिए सरकार भी बड़ा तत्पर है और वो भी चाहती है कि ऐसे रोगों से छुटकारा पाया जाए। फिर आया है बुरी खांसी जो 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहती है। इसमें आपको बता दिया, खांसी आएगी, खांसी में बलगम भी निकलेगा और इस तरह की खांसी आपको 2 से 3 सप्ताह माने महीनों तक हो सकती है। कमजोरी हो जाएगी, पक्का है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कमजोरी होना ही होना है। थकान आएगा, वजन में कमी आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी और खांसी के साथ खून के साथ बलगम भी आएगा और रात के समय पसीना आएगा, माने बुखार भी आ जाएगा। मित्रों, ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। कुछ ऐसे रोग थे जिनको बताना बहुत आवश्यक था और तमाम परीक्षाओं में आते भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आपको टॉपिक्स बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप इसे बोरिंग ना समझें। इसको आप सामान्य तौर पे एक अच्छी व्यवस्था के अनुसार समझें। और उसके बाद जो है, अब आपको हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। शरीर के अंदर की प्रणालियों में नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर की एक प्रणाली होती है, जैसे श्वसन, पाचन और तमाम सारी जो हैं, इसमें आपका क्या नहीं है? आयु नहीं है। आयु, लिंग, काम में कुशलता और सांस। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें हम जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, इसका आंसर है काम में कुशलता, माने क्वेश्चन नंबर C। विकल्प नंबर C में इस तरह विकल्प नंबर C है। निम्नलिखित में से किस आयाम का भारतीय संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ा है? अभी आपको बताए थे सामाजिक आयाम, भावनात्मक आयाम, व्यवसायिक आयाम और आत्मिक आयाम। तो आपको बता दूं कि आत्मिक आयाम जो है ये इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है भारतीय संस्कृति पर। निम्न में से कौन सा आयाम शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य का उपभाग है? उपचारात्मक आयाम, उपचार जानते हैं, किसी रोग है, रोग को उपचार करना। पर्यावरणीय आयाम, पर्यावरण का भी जानते हैं। व्यावसायिक आयाम और शैक्षणिक आयाम। तो इसमें जो व्यावसायिक आयाम है, विकल्प नंबर C ही सही है। उपचारात्मक आयाम, पर्यावरणीय आयाम और शैक्षणिक आयाम, ये तो तमाम सारे जो समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा अपनाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक आयाम ये है जो व्यक्ति खुद करता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
निम्न में से किस आयाम का संबंध रोग निवारक दवाइयों से है? पौष्टिक आयाम, आप ये जान रहे हो कि पौष्टिक भोजन लेने के लिए इससे संबंधित है। अब ये है उपचारात्मक आयाम। अब उपचारात्मक आयाम या रोकथाम के आयाम, माने ये आयाम जो है रोगों के निवारक एवं दवाइयों से संबंधित है। विकल्प नंबर 20 सही है। और इसमें जो और विकल्प दिए हैं, पर्यावरणीय आयाम और आध्यात्मिक आयाम, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये रोगों के उपचार का आयाम जो है, यही विकल्प नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ई पार्क के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है? लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश देना। तो आपको बता दूं कि लोगों को जागरूक करना भी ई पार्क के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का अंग है, उद्देश्य है। लोगों को प्रेरित करना भी है, लोगों को कार्रवाई करने के लिए शिक्षा का निर्देश देना भी है। और जो अगल विकल्प नंबर डी सही है, इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी जो तीनों आयाम अगर इसके लिए हैं तो इसका मतलब विकल्प नंबर डी जो है वो सबसे सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करने का साधन नहीं है? आलू, दालचीनी, सोयाबीन, मटर। तो आपको बता दें विकल्प नंबर सी सही है, सोयाबीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। तो आपको बता दूं कि इसमें विकल्प नंबर ए सही है, 2 प्रकार का होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन के की खोज किस वर्ष की गई? विटामिन के, तो आपको बता दूं 1933, 1934, 1935, 1936। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर बी सही है, 1934। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्जिमा रोग के कारण नहीं हो सकता? एलर्जी वाली वस्तुएं, विषाणु, फफूंद और संदूषित भोजन। तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर डी सही है, संदूषित भोजन। मित्रों, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से एक्जिमा रोगों के लक्षण होते हैं? त्वचा लाल हो जाती है, उसके बाद बाहरी त्वचा में छोटा सा लाला दिखाई देने लगता है, त्वचा में खुजली होने लगती है, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं ये जितने भी लक्षण हैं उपरोक्त सभी विकल्प नंबर डी सही है। और ये सारे मतलब विकल्प नंबर डी सही है, तो सारे लक्षण जितने हैं वो सब इसी के हैं। मित्रों, ये आज का जो स्वास्थ्य शिक्षा का सेकंड पार्ट था, इसमें हमने रोगों के द्वारा मतलब बचाव, फैलने से रोकथाम के लिए हमने इनको टॉपिक्स बनाए थे ये। और इसके साथ ही आपको बता दूं फिर से दोबारा कि 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद कल से 1 जनवरी 2021 लग जाएगी, जो आपके जीवन को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी के साथ आद्यांत फिजिकल एजुकेशन आपके समस्त विषयों की पर ध्यान देते हुए आपको 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत और हैप्पी न्यू ईयर 2021 के साथ धन्यवाद। बाय बाय।